हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं और बैंकिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 2 पे। ओके, आज हम देखेंगे अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया और दूसरा टॉपिक देखेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। ओके, उससे पहले कोई भी क्वायरी हो तो ये जान लीजिए, हमारे इंस्टा आईडी UPSC_with__ शिवम पे आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए आइए आज देखते हैं अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ओके, फर्स्ट बैंक, पहला बैंक जो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ठीक है, उसे अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने 1770 में खोला था। ओके, परंतु ये सरवाइव नहीं कर पाया लॉन्ग टाइम के लिए। ओके, अब आगे देखते हैं हम। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंक खोला। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसे बाद में बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया 1809 में। ठीक है, दूसरा बैंक ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोला था 1840 में, जो था बैंक ऑफ बॉम्बे। और तीसरा बैंक इन्होंने खोला था 1843 में, जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। ओके, फिर उसके बाद तीनों बैंकों को एक में मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सेटअप हुआ। ये वही काम करता है जो हमारा इस समय आरबीआई भारत के लिए करता है। सेम वर्क इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए करता था। ओके, इट वर्कड सेम एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। It worked as Central Bank of East India Company. Okay. Same service provide of East India Company provide to East India Company as RBI to Government of India. ओके, जैसे आज RBI सेंट्रल बैंक का वर्क करती है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, वैसे ही उस समय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सेम काम करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1865 में इन्होंने इलाहाबाद बैंक इस्टेब्लिश किया, सेटअप किया, और ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बैंक है, जो फिलहाल हाल में ही रिसेंटली मर्ज्ड विथ इंडियन बैंक, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद 1981 में इन्होंने अवध कमर्शियल बैंक इस्टेब्लिश किया। ये जो था इंडियाज फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक। इसे कई लोगों ने मिल के खोला था। ओके, कई लोगों ने इसमें कई शेयर होल्डर्स थे। ओके, सच दैट इट शेयर होल्डर्स। ओके, इससे पहले जितने बैंक खुले थे वो सब इंडिविजुअल ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोला था, बट ये 1981 में कई लोगों ने इन्वेस्ट करके एक बैंक खोला था, और कमर्शियल बैंक। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ देखिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस
1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय सरकार ने अपने अंतर्गत ले लिया और उसे रीनेम्ड कर कर एसबीआई कर दिया। जो आज आप एसबीआई देख रहे हैं उसका नाम पहले था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक का काम करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ओके, आगे देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसे ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग बैंक भी बोलते हैं। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? वाई सोचिए एक मिनट आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ कारण क्या है कि जो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ये 3 बैंकों से मिलकर बना था। आप लोग यहाँ देख चुके हैं क्या क्या था? बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। और ये बैंक ऑफ कलकत्ता जो है सबसे ओल्डेस्ट है, तो एसबीआई इससे एसोसिएटेड है बैंक ऑफ कोलकाता से, इसलिए ये ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग बैंक है। ओके, याद रखिएगा लोग, ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग बैंक। वाई? सिंस इट्स origin associated with बैंक ऑफ कलकत्ता। ओके, 1806 में। ओके, चलिए आइए देखिए। उसके बाद 7 और बैंक एसबीआई से एसोसिएट किए गए। ठीक है, जैसे बैंक स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, फिर उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, उसके बाद है हमारा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। ओके, और आखिरी हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। रुकिए इसे लिख दे रहा हूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये सातों में कंपटीशन चालू हो गया। लेटर दे ऑल स्टार्टेड कॉम्पिटिटिंग विथ ईच अदर, हेंस ऑल आर मर्ज्ड विथ एसबीआई। ठीक है, धीरे धीरे सारों को एक में मर्ज कर दिया गया और 1 अप्रैल 2017 को एक अन्य बैंक इसमें ऐड किया गया जो कि एसोसिएट नहीं था इसका। याद रखिएगा लोग, इंडिपेंडेंट बैंक था ये, भारतीय महिला बैंक। इसे आप लोग याद रखिएगा, इसे स्टार मार्क लगा दीजिए, कभी ना कभी स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है या फिर एसएससी के एग्जाम्स में भी शायद कभी पूछ दें। इंडिपेंडेंट बैंक मर्ज्ड विथ एसबीआई। ओके, ये सेटअप कब हुआ था इसे भी याद कर लें, अगर यूपीएससी में पूछ देगा तो 1 2 एनी 1 एनी 2 वाले ऑप्शन में हो सके तो आ सकता है। 19 नवंबर 2013 में। ओके, आज का हम दूसरा टॉपिक करते हैं और लास्ट टॉपिक है। इस वीडियो को थोड़ा छोटा रख रहा हूँ क्योंकि अगले में थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा छोटा है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। नेशनलाइजेशन क्या होता है? इट रिफर्स टू ब्रिंगिंग प्राइवेट एंटिटी अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। जो प्राइवेट बैंक्स थे आज़ादी से पहले, भारत को आज़ाद होने से पहले जो बैंक्स थे वो प्राइवेट्स थे या ईस्ट इंडिया कंपनीज़ के थे। ओके, लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिजनेस और गवर्नेंस को अलग कर दिया था 1973 रेगुलेटिंग एक्ट में, तो फिर बैंक जो थे प्राइवेट एंटिटी हो गए थे और गवर्नेंस गवर्नमेंट के हाथ में हो गया था। तो प्राइवेट एंटिटी को गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाने के लिए नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एक चालू किया भारतीय सरकार ने। क्यों ज़रूरत थी नेशनलाइजेशन की? वाई वी नीड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक दैट टाइम।
ठीक है। एट दैट टाइम ऑल बैंक्स इन इंडिया बिलोंग्स टू प्राइवेट सेक्टर विच लेड टू सेवरल प्रॉब्लम्स। आइए हम लोग प्रॉब्लम्स को एक एक करके देखते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे। ओके, पहला था फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज एट पीक। फ्रॉड पीक पे था, लोग लोन लेके भाग जाते थे, नहीं देते थे, बैंक स्कैम करते थे, लोगों का पैसा ले लेते थे, उन्हें फिर वापस नहीं देते थे, बहुत ज़्यादा फ्रॉड था। उस समय फ्रॉड फेस कर रही थी इंडियन गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। ओके, दूसरा क्या था, बैंक्स वेयर एक्सपेंडिंग ओनली इन अर्बन एरिया। बैंक्स वर एक्सपेंडिंग ओनली इन अर्बन एरियाज। शहरी इलाकों में ही बैंक अपना ब्रांच खोल रही थी और रूरल एरिया को एकदम बाइकआउट कर दी थी। ठीक है, तो रूरल लोगों के लिए बहुत समस्या हो रहा था, फाइनेंशियल लिटरेसी वैसे भी ख़राब थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो भारत का एजेंडा था वो भी नहीं कंप्लीट हो पा रहा था। तो इसलिए भी नेशनलाइजेशन किया गया कि रूरल एरिया में भी बैंक सर्विस प्रोवाइड किया जाए, जिसके थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी हम एडॉप्ट किए हैं वो पूरा हो सके। ओके, और तीसरा कारण क्या था, ओनली अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी वॉज एसोसिएटेड विद द बैंकिंग सिस्टम। जो अपर क्लास था वही सिर्फ बैंकिंग सिस्टम अडॉप्ट कर रहा था और बैंक भी उन्हें ही ज़्यादातर लोन दे रहे थे क्योंकि वो वहीं चुका करने में सक्षम थे और बाकी कोई चुकाने में सक्षम नहीं था। इसलिए जो बैंक थे वो अपर क्लास को ज़्यादा प्रीफर कर रहे थे और लोअर सोसाइटी है उन्हें एकदम बाइकआउट कर दिया था। इसलिए नेशनलाइजेशन करके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग किया गया कि हर सेक्टर में इतना देना जरूरी है, इस सेक्टर में इतना देना जरूरी है, उस सेक्टर में इतना देना जरूरी है। ओके, तो ये तीन कारण थे जिन कारणों की वजह से, और भी हैं वैसे, तीन सफिशिएंट है और मेंस पर्सपेक्टिव के लिए तीन काफ़ी हैं। तो ये तीन कारण थे क्यों हमने नेशनलाइजेशन अडॉप्ट किया। ओके, अब आइए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था हमारे नेशनलाइजेशन का, सेम वही चीज़, उसको पॉजिटिव वे में लिख दीजिए, एक्सपेंड द बैंक्स इन रूरल एरिया। ज़्यादा अर्बन एरिया में दे रहे थे तो रूरल एरिया में गैप क्रिएट हो गया था। रूरल एरिया में जो वीक लोग थे इस सोसाइटी में, स्मॉल लोग थे, लोअर क्लास के लोग थे, उन्हें बैंकिंग सिस्टम का फ़ायदा नहीं मिल रहा था और भारत का जो एजेंडा था फाइनेंशियल एक्सक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी वो हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव था कि एक्सपेंड द बैंक्स इन द रूरल एरिया। ओके, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है, फिर शेड्यूल्ड बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो, एनी डाउट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स या और एनी अदर डाउट रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन, स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन और एनी सब्जेक्ट, यू मे आस्क विथ मी ऑन माई टेलीग्राम और ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल, that is @UPSC with शिवम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव हम लोग अपना देखते हैं, कनेक्ट लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी विथ बैंकिंग सिस्टम। ओके, लोअर क्लास जो था उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, वहीं फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन सब वही एजेंडा है, उसी को हमें अडॉप्ट करने के लिए हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तीसरा क्या कर रहे थे, सबसे मेन ये है सेफ गार्ड द डिपॉजिट ऑफ डिपॉजिटर्स। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ था कि लोग जो डिपॉजिट कर रहे थे स्कैम हो जा रहा था, बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए उस समय, उसके कारण डिपॉजिटर्स थे उनका डिपॉजिट
सेफ नहीं था, तो उसे सेफ गार्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया बैंकों को। वही था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। अंडर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या हुआ, अब आइए देखते हैं कैसे हुआ। ओके, तो इन 1969 में 14 बैंक्स विथ मिनिमम 50 करोड़ वेयर डिपॉजिट, जिनके पास मिनिमम 50 करोड़ के डिपॉजिट थे, उन्हें नेशनलाइज कर लिया गया। फिर 1980 में देखा गया कि बड़े बड़े बैंक्स भी हैं वो स्कैम कर रहे हैं, वहाँ भी बहुत फ्रॉडेंट हो रहा है, वहाँ भी वो भी रूरल एरिया में वर्क नहीं कर रहे हैं, ओनली हाई सोसाइटी के लोगों को लोन दे रहे हैं। उनके पास तो कैपेसिटी ज़्यादा है, वो तो ज़्यादा लोगों को लोन दे सकते हैं, पर वो नहीं दे रहे हैं। तब इसको ध्यान में रखते हुए 6 और बैंकों को 1980 में 200 करोड़ जिनके पास डिपॉजिट था उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया। ओके, फिर टोटल 20 बैंक्स नेशनलाइज हो गए। टोटल 20 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। ओके, 20 बैंक नेशनलाइज्ड हो गए। बाद में क्या हुआ, इन 1993 न्यू बैंक ऑफ इंडिया वेंट बैंकरप्ट। न्यू बैंक इंडिया का जो था वही 20 बैंकों में से एक बैंक था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, वो बैंकरप्ट हो गया। ओके, तो उसे पीएनबी में मर्ज कर दिया गया। ठीक, फिर आगे देखते हैं, रिसेंटली देना बैंक एंड विजया बैंक को बॉब में यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया। ओके, अब इस समय भारत में 12 नेशनलाइज्ड बैंक है, 12 बैंक्स नेशनलाइज्ड हैं। ओके, आइए उनको एक एक करके देखते हैं। एसबीआई क्या है, सब जानता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तीसरा कैनरा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। ओके, तो समझ गए आप लोग नेशनलाइजेशन क्या होता है। प्राइवेट एंटिटी को गवर्नमेंट के अंतर्गत लाने के लिए लाते हैं जब उसे नेशनलाइजेशन करते हैं। ओके, नेशनलाइजेशन की क्यों ज़रूरत थी हमें, क्योंकि फ्रॉड था, बैंक रूरल एरिया में एक्सपेंड नहीं हो रहे थे। फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि लोअर सोसाइटी के लोगों को भी बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, और फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि हर व्यक्ति, हर क्लास के व्यक्ति बैंकिंग सिस्टम के बारे में जाने, वो था हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी, जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं लेक्चर में, आप पीछे लेक्चर में जाके देख सकते हैं। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है ये, बस 1 लाइन डिफिनेशन है। ओके, ये था हमारा प्रॉब्लम क्या था। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्या था देखें, रूरल एरिया, वहीं अर्बन में खोल रहे हैं तो रूरल प्रॉब्लम है, अपर क्लास को दे रहे हैं तो लोअर क्लास ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव था सेफ गार्ड द डिपॉजिट्स ऑफ डिपॉजिटर। ओके, फिर 1969 में 14 बैंक को हमने नेशनलाइज किया जिनके डिपॉजिट 50 करोड़ थी, और 1980 में 6 और बैंकों को लाया गया जिसका 200 करोड़ डिपॉजिट था। टोटल 20 बैंक हुए, लेकिन बाद में कई ठो बैंक करप्ट हो गए हैं, पैसे की कमी हो गई, या तो फिर स्कैम होने लगे, या फिर वो फेल कर गए डिपॉजिटर का मनी रिटर्न करने में, तो बाद में मर्ज कर करके इस समय भारत में मौजूदा समय में 12 नेशनलाइज्ड बैंक हैं, एसबीआई, पीएनबी, कैनरा, यूबीआई, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एंड सिंध। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आइए आप लोगों को क्लासिफिकेशन समझा देता हूं। अगले लेक्चर में इसे डिटेल में देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। बैंक्स दो प्रकार के हैं। पहला है शेड्यूल्ड बैंक और दूसरा है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। हमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं शेड्यूल्ड बैंक के। आइए देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा लोग बस नाम,
फ़िलहाल के लिए। आगे तो बाकी मैं पढ़ाऊँगा ही आप लोगों को, और बहुत आसानी से पढ़ाऊँगा, डोंट वरी। और कभी आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे मैसेज करिएगा, आप लोगों को 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। @UPSC with _शिवम, ठीक है। आइए जाते जाते एक बार देख लीजिए लोग, शेड्यूल्ड बैंक के क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, बस दिमाग में नाम याद रखिएगा फ़िलहाल के लिए, बाकी तो आगे पढ़ा ही जाएगा हम लोग। शेड्यूल्ड बैंक में होते हैं पहला है कॉमर्शियल बैंक, दूसरा होता है रीजनल रूरल बैंक, तीसरा है हमारा कोऑपरेटिव बैंक, चौथा है हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक, और फिफ्थ है हमारा पेमेंट बैंक। ओके, ये क्लासिफिकेशंस हैं, और भी हैं, NBFCs हैं, बहुत सारे हैं जो हम देखेंगे। वैसे मेनली हमें इन पे फोकस्ड होना है। ओके, ये हमारे इंडिया की ग्रोइंग सेक्टर है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस समय फ़िलहाल, क्योंकि ये ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया में। ओके, तो ये जो दो है स्मॉल फाइनेंस एंड पेमेंट बैंक, इसे हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इस समय ये ग्रोइंग सेक्टर है, तो इसे अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। ओके, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और इससे रिलेटेड जो करंट आते रहते हैं आप लोग अपडेट करते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आने के चांस प्री में भी हैं और मेंस में भी हैं, क्योंकि ये भारत की इस समय ग्रोइंग सेक्टर है। ओके, करंट रिलेटेड टू दिस इज टू मच इम्पॉर्टेंट, राइट एंड स्टक इन योर नोट्स। ओके, और बाकी मैं कोई भी ऐसा आएगा इम्पोर्टेंट तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ, वहाँ पोस्ट कर दूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप लोग मैगज़ीन पढ़ते हैं तो ध्यान देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। And support me, I will give more better explanation for the topics. Thank you so much, have a nice day, see you in next video। और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए एक पॉलिटी का भी लाने वाला हूँ क्लास, उसमें कंप्लीट पॉलिटी पढ़ाया जाएगा और साथ साथ में इकोनॉमिक्स भी चलेगा, बीच बीच में जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डालता रहूँगा, और कुछ समय बाद फिर जियोग्राफी भी लाएंगे, और फिर उसके बाद हिस्ट्री भी आएगा, और वर्ड इन्वायरमेंट, सारे सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।